ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्टार्ट करें? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूनिट नंबर 1 के सभी टॉपिक्स एंड टाइप्स ऑफ थ्रेड पर हमने उसको फिनिश किया था। साइमल्टेनियसली हम इसको प्रैक्टिकल सेशन भी करते हुए चलते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल लिस्ट में सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें शेल कमांड्स गिवन है। शेल कमांड्स में डेट, ls, who, who कमांड, कैलेंडर कमांड, ps प्रोसेस स्टेट, वर्ड wc वर्ड काउंट, cat uname, pwd से लेकर awk तक ये पूरी कमांड्स है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमें अप्लाई करनी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सेशन। लिनक्स मशीन को हम लोग टेलनेट प्रोटोकॉल से रिमोटली एक्सेस करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी विंडोज़ मशीन पर है। दिस इज़ माय विंडो मशीन और लिनक्स का सर्वर हमने बना के रखा हुआ है, तो उसमें टेलनेट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी किया हुआ है। टेलनेट सर्वर का जो मेन पर्पस है वो ये कि आप विंडो मशीन से डायरेक्टली आप किसी भी रिमोट मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। अब यदि हमें किसी भी दूसरी मशीन जो कि रिमोट लोकेशन पर है उसे यदि हमें एक्सेस करना है, तो हमें यहाँ पे स्टार्ट होम विंडो के साथ यदि आप R प्रेस करते हो तो एक रन विंडो आती है। इस विंडो पर आपको लिखना होता है टेलनेट स्पेस और सर्वर का IP एड्रेस 192.168.1.6। That is the IP address of my Linux server and I am accessing that server by using telnet protocol. So this is the way how to access a machine which are situated at remote site. So हमारा जो Linux server है जिसका IP address 1.6 है, यह मशीन कहीं और अवेलेबल है, रिमोटली अवेलेबल है, इस मशीन के अंदर नहीं है। तो उसे यदि हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए टेलनेट प्रोटोकॉल हमें गिवन होता है। तो यदि आप इस तरह की कमांड्स अप्लाई करते हो तो आपकी विंडो मशीन कनेक्टिंग स्टार्ट कर देगी 1.6 से। तो यहाँ पे आपको ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद ये कनेक्टिंग यहाँ पे शो होगा और इस तरह से रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर 6.1 जो टेलनेट सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हमने किया हुआ है वो रेड हैट 6 पे किया हुआ है, जो कि हमारे PGI ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है। उसका डिटेल नीचे दिया हुआ है कि उसके कर्नल का वर्जन क्या है, उसके प्रोसेसर की सीरीज़ क्या है और देन लॉगिन। सो लॉगिन में वही लॉगिन कर सकता है जिसका ऑलरेडी यूज़र आईडी पासवर्ड बना हुआ है, राइट। सो जब आप लोग भी ऑफलाइन आ जाओगे तो हमें सभी को एक यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करूँगा, आपको उसी लॉगिन से और पासवर्ड से एंटर करना है। तो भी आप इसमें इस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी आपको केवल ऑब्जर्व करना है कि मैं किस तरह से रिमोट मशीन से कनेक्ट हो रहा हूँ, कैसे लिनक्स मशीन को सर्वर को मैं विंडो मशीन के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ और लॉगिन और पासवर्ड डालते हुए मैं किस तरह से लिनक्स मशीन को यूज़ करता हूँ विंडो मशीन पर बैठे हुए। क्योंकि जितनी भी कमांड्स सब मैं अप्लाई करने वाला हूँ वो सभी कमांड्स लिनक्स की है, बट मैं विंडो मशीन के थ्रू उसको ऑपरेट कर रहा हूँ। और क्योंकि रिमोट सेशन है तो बीच में ये लॉगिन लॉग आउट हो जाएगा, तो आपको फिर से इसको लॉगिन करना होता है। सो मैं एक बार फिर से आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। होम बटन जो कीबोर्ड में गिवन होती है होम प्लस R, इसके कॉम्बिनेशन से एक रन विंडो अपीयर होगी। इन रन विंडो यू हैव टू टाइप टेलनेट स्पेस 192.168.1.6 enter. Now after pressing the enter you have to fill the credential. Let's suppose login number 1 and password 1. Remember password will not show because it is Linux
operating system, it is very secure as compared to Windows machine. So password character will not show, not even a star or asterisk. So just you have to put your password and press enter. You will be logged in successfully. And the Linux machine tells you your last login, current date and time, whatever is stored in Linux machine, and that is the address of your PC. So यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल. हम लोग ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं. पीजीआई अकाउंट से हम लोग लॉगिन है और जो यूज़र लॉगिन है उसका लॉगिन आईडी है 1. सो 1@PGI एंड टिल्ड सिंबल. टिल्ड सिंबल बताता है कि आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हो. यूज़र करंट वर्किंग डायरेक्टरी में फ़िलहाल एग्जिस्ट करता है, राइट. सो यहाँ पे हम वन बाय वन अब कमांड अप्लाई करेंगे. ये जो है इसे हम बॉर्न शेल कहते हैं. जिस शेल पर आप काम कर रहे हो, कमांड प्रॉम्प्ट. विंडो में इसका नाम कमांड प्रॉम्प्ट है, बट इसको हम लिनक्स में बॉर्न शेल कहते हैं. डॉलर सिंबल बॉर्न शेल का इंडिकेशन है, क्योंकि लिनक्स कर्नल के पास मल्टीपल सेल्स होती है यूज़र को वर्क कराने के लिए, राइट. यहाँ पे कॉर्न शेल होती है, सी शेल होती है, बॉर्न शेल होती है. तो यहाँ पे हमें जो लिनक्स कर्नल डिफ़ॉल्ट शेल प्रोवाइड करता है कमांड को इंटरप्रेट करने के लिए, उस शेल का नाम है बॉर्न शेल. सो डॉलर प्रॉम्प्ट उस बॉर्न शेल का सिंबल है. टिल्ड सिंबल यहाँ पे ये शो करता है कि यूज़र अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है. दैट मीन्स रूट के अंदर, यूज़र के अंदर उसका अकाउंट डिटेल. लिनक्स का यदि हम फाइल स्ट्रक्चर देखें, फाइल हायरार्की ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस फाइल हायरार्की में सबसे पहले रूट आता है. रूट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं स्लैश. सो सबसे पहला स्लैश होता है रूट. उसके बाद कई सारे इस रूट के अंदर यहाँ पर कई सारे डिवाइस डायरेक्टरीज, उसकी कई सारे डायरेक्टरीज यहाँ पर अवेलेबल होती है. उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट डायरेक्टरीज का मैं नाम बता देता हूँ. एक डिवाइस डायरेक्टरी होती है, एक ETC होती है, राइट. एक होती है यूज़र USR, एक होता है वेरिएबल VAR, और एक मेन होता है होम डायरेक्टरी. तो रूट के अंदर, होम डायरेक्टरी के अंदर यूज़र की डिटेल एग्जिस्ट करती है. तो यहाँ पर कई सारे यूज़र्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट. मल्टीपल यूज़र्स कैन हैव, क्योंकि हमने बात की है लिनक्स इज मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. इट कैन हैंडल सो मेनी यूज़र साइमल्टेनियसली. सो यहाँ पर ये है यूज़र की डिटेल. तो यूज़र नंबर 1 यहाँ पर एक एग्जिस्ट करता है, 2 एग्जिस्ट करता है, 3 एग्जिस्ट करता है, एंड सो ऑन, राइट. सो अभी फ़िलहाल मैंने जो लॉगिन किया है वो यूज़र नंबर 1 से लॉगिन किया है. ये है मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी. इसी पाथ को बोला जाता है टिल्ड सिंबल, इस तरह से. सो जो टिल्ड सिंबल है ये कहलाता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी. करंट वर्किंग डायरेक्टरी. और इसका जो पाथ होता है स्लैश, दैट इज रूट के अंदर, होम के अंदर 1. तो ये होती है इसकी वर्किंग डायरेक्टरी जो कि एग्जिस्ट करती है. सो हर एक यूज़र की अपनी एक करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है. तो यहाँ पे टिल्ड का सिंबल का मतलब होता है रूट के अंदर होम, होम के अंदर 1. पहला स्लैश हमेशा रूट इंडिकेट होता है, सबसे डायरेक्टरी रूट होती है. उसके बाद जो भी स्लैश आते हैं वो पाथ को डिनोट करते हैं.
इसको रीड करने का तरीका होगा रूट के अंदर होम और होम के अंदर 1, राइट। और यहाँ पे जो ये वाला जो रूट है ये कहलाता है रूट डायरेक्टरी। सो यहाँ पे रूट डायरेक्टरी के अंदर कई सारे डायरेक्टरीज हैं। डिवाइस है, इस डिवाइस डायरेक्टरी के अंदर कई सारी डिवाइस के क्रेडेंशियल्स, उसके जो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं उन सब की डिटेल यहाँ पे मेंशन होती है। देव डायरेक्टरी के अंदर ईटीसी के अंदर जितने भी होम के अंदर यूज़र्स होते हैं उन सभी यूज़र्स की जो क्रेडेंशियल्स है, उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, किस टाइमिंग पर वो लॉगिन किया है, राइट, वो सभी डिटेल ईटीसी के अंदर स्टोर होती है। इसी तरह से इसमें वेयर है, यूज़र है और होम डायरेक्टरी है। सो इस तरह से एक लिनक्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फाइल हायरार्की रहता है। तो हम लोग फिलहाल एग्जिस्ट करते हैं होम के अंदर 1। सो रूट के अंदर, होम के अंदर 1, ये हमारा कंप्लीट पाथ है। रूट के अंदर होम और होम के अंदर 1। सो जब भी कोई यूज़र लॉग इन करता है तो यहीं से इस तरह से पाथ तैयार होता है और वही पाथ बॉर्नेट शेल के फॉर्मेट में तैयार होकर आ जाती है, क्योंकि यूज़र को कोई ना कोई शेल चाहिए होती है, कोई ना कोई प्रॉम्प्ट चाहिए होता है जिससे वो कमांड की एंट्री कर पाए। सो हर एक यूज़र का अपना एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट तैयार होता है। अगर कोई यूज़र 2 लॉगिन हो जाता है तो यूज़र नंबर 2 का भी एक अपना प्रॉम्प्ट होगा। यूज़र नंबर 3 लॉगिन होता है तो यूज़र नंबर 3 का भी अपना एक प्रॉम्प्ट होगा। और ये सारे प्रॉम्प्ट या शेल जिसको हम कहते हैं, ये सभी शेल लिनक्स मशीन की रैम के अंदर डिज़ाइन होता है और यूज़र को ट्रांसफ़र किया जाता है जिस आईपी से रिक्वेस्ट जनरेट होती है। जैसे मेरे मशीन का आईपी एड्रेस 47 है, तो 47 मशीन ने आईपी नंबर 1.5 को रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये जो लिनक्स का सर्वर है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.6 और हर यूज़र अपनी विंडो मशीन पर बैठता है। सपोज 1 वाला जो लॉगिन है उसका आईपी एड्रेस है 47, तो ये है मेरी मशीन का आईपी एड्रेस और मैं जिस मशीन से कांटेक्ट कर रहा हूँ वो है लिनक्स मशीन जिसका आईपी एड्रेस है 1.6। तो 47 रिक्वेस्ट कर रहा है 1.6 से कि उसे कुछ लिनक्स की कमांड अप्लाई करनी है और वो कमांड की अप्लाई करने के बाद उसका आंसर वो अपने टर्मिनल पे देखना चाहता है। तो ये पूरी प्रोसेस करने के लिए हमें एक विंडो मशीन से लिनक्स मशीन को कनेक्ट करना होता है। तो वो मैंने आपको तरीका बताया, टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू आप कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होने के बाद जिस आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट जनरेट होती है उस आईपी के लिए लिनक्स सर्वर एक प्रॉम्प्ट तैयार करता है। उस प्रॉम्प्ट को बोला जाता है शेल, बॉर्नेट शेल, है ना। तो बॉर्नेट शेल प्रोवाइड हो जाती है 47 नंबर के टर्मिनल पे और वही शेल ये है जो हम मुझे लिनक्स सर्वर ने प्रोवाइड की है। अब मैं यहाँ से जो भी कमांड्स अप्लाई करूँगा लिनक्स सर्वर उसको एग्जीक्यूट करके आंसर मुझे यहीं पे शो करेगा। सो ये कमांड इंटरप्रेटर है, शेल है, इसका पर्पस यही है यूज़र से इनपुट में कमांड्स लेके जाना और उसका एग्जीक्यूशन करके आंसर लेकर आना। सो ये इसका एक पूरा तरीका होता है कमांड प्रॉम्प्ट का। सो विंडो में जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो लिनक्स में बॉर्नेट शेल होती है, इसको भी हम कमांड इंटरप्रेटर बोल सकते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर। अच्छा, सभी यूज़र के लिए यहाँ पे डॉलर प्रॉम्प्ट रहता है। यूज़र नंबर अगर 1 है तो ये इस तरह से आएगा, अगर यूज़र नंबर 2 है तो ये इस तरह से आएगा, अगर यूज़र नंबर 3 काम कर रहा है तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। और यही इसी रीज़न के कारण सभी यूज़र अपने अपनी शेल पे काम करते हैं। कोई कमांड अप्लाई कर सकता है, कोई सी प्रोग्राम चला सकता है, कोई शेल प्रोग्राम चला सकता है। हर एक यूज़र अपने अपने काम कर सकते हैं।
और सभी एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि सभी का कमांड इंटरप्रेटर अलग अलग जनरेट करके उनको टर्मिनल पे पास किया जाता है, इसलिए ये मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट कहलाता है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने लॉगिन किया है आईडी नंबर 1 से। आईडी नंबर 1 पर सबसे पहले हम कमांड अप्लाई करते हैं। IC2 में आपका जो कमांड्स हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं ls कमांड। ls is used for listing files and directories present in current working directory। यूज़र जिस भी लॉगिन से एंटर हुआ है, उस लॉगिन के अंदर उसने कितनी फाइल्स और डायरेक्टरीज क्रिएट की है, उसकी डिटेल देखना है, तो यूज़र फायर करता है ls कमांड। और ये सभी कमांड्स स्मॉल में होती है, ये ध्यान रखना है। लिनक्स इज केस सेंसिटिव, सो ls राइट कैपिटल में नहीं देना है। सो ls का मतलब होता है लिस्टिंग। सो लिस्टिंग यदि हमें देखना है तो इस तरह से हमें टाइप करना होता है, दैट इज द सिंटेक्स ऑफ ls कमांड। डॉलर के साथ, डॉलर तो ऑलरेडी आपको लिनक्स मशीन ने प्रोवाइड किया हुआ है, आपको टाइप करना है केवल ls। सो इस ls से यूज़र नंबर जो भी लॉगिन किया है, उस लॉगिन के अंदर कितनी फाइल्स और डायरेक्टरीज अवेलेबल है, उसकी डिटेल्स शो हो जाती है। सो लेट्स परफॉर्म। यूज़र नंबर 1 के लॉगिन अकाउंट में कितनी फाइल्स और डायरेक्टरीज है, सो यहाँ पे आपको फायर करना है ls। सो एज यू टाइप ls कमांड, द आउटपुट विल बी अपीयर एज, ये आउटपुट इसका जनरेट होता है। इतनी सारी फाइल्स है, कुछ सी फाइलें हैं, कुछ टेक्स्ट फाइलें हैं, राइट। तो लिनक्स पर हम प्रोग्रामिंग फाइल भी बना सकते हैं और टेक्स्ट फाइल भी बना सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको सी दिखाई दे रहा है वो सी प्रोग्रामिंग है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर सी के प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, C++ भी होता है, .NET, जावा, पाइथन, हर चीज़ जो विंडो पर चलाते हैं वो लिनक्स पर भी चलती है। यहाँ पे कुछ आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, तो ब्लू कलर के जितने भी है वो सब डायरेक्टरीज कहलाती है। कुछ प्रोटोकॉल्स है, प्रोट2, ये स्पेशल पाइप फाइल कहलाती है, राइट। और जो सी प्रोग्रामिंग में कुछ स्पेशल, जब वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करती है तो वो ग्रीन से दिखाई देती है। सो एनीवे, आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है फिलहाल। ये कि ls कमांड का आउटपुट क्या होगा, तो आंसर ये होगा कि जो भी यूज़र लॉगिन है, लॉगिन मतलब यूज़र नंबर 1, जो भी यूज़र लॉग्ड इन है, उस यूज़र के अकाउंट में कितनी फाइल्स और डायरेक्टरीज है, उन सभी को यदि हमें शो करना है तो आपको फायर करना होता है ls। अब ls कमांड के भी कई सारे फॉर्मेट हैं। स्क्रीन को अगर हमें क्लियर करना है तो पहले हम क्लियर कमांड चला देते हैं ताकि इसका आंसर हमें अच्छे से दिखे। ls स्पेस डैश l। यदि हम इस तरह से कमांड फायर करते हैं एक पैरामीटर के साथ, ls डैश l, यहाँ पे हर एक पैरामीटर डैश सिंबल के साथ, या इसको हम हाइफन भी बोलते हैं। सो डैश या हाइफन सिंबल के साथ कोई भी आप पैरामीटर टाइप करते हैं तो उसके हिसाब से फिर आंसर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो हर एक कमांड के बाद आपको एक स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद आपको हाइफन लगाना है और फिर पैरामीटर देना है जो भी सिंबल्स अवेलेबल है। सो इसके कई सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। यदि आपको देखना है तो आप इसका मैनुअल कमांड यूज़ कर सकते हैं। ls कमांड का मैनुअल क्या है, सो जब भी आप मैनुअल कमांड देखते हो, आप एंटर करते हो, तो ls लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई देता है। यहाँ पे डैश ए टाइप कर सकते हैं, डैश कैपिटल ए टाइप कर सकते हैं, डैश बी टाइप कर सकते हैं। तो इतने इसके पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। ध्यान रखना है आपको कीबोर्ड का एंटर यूज़ करना है आगे के सिंबल देखने के लिए। आप माउस से स्क्रॉलिंग करने का ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये कमांड प्रॉम्प्ट है, केवल कीबोर्ड की ही लैंग्वेज समझता है। तो आप कीबोर्ड को ही ज़्यादातर यूज़ करें। आप जैसे से आप एंटर प्रेस करोगे, आपको पता चलता जाएगा कितने मल्टीपल पैरामीटर के साथ, मल्टीपल ऑप्शन के साथ कोई भी एक कमांड का मैनुअल अवेलेबल है, राइट।
तो मैं आपको दो तीन पैरामीटर यूज़ करके बताता हूँ। जैसे डैश ए पैरामीटर है, डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विथ डॉट, मतलब कि वो उस यूज़र अकाउंट के अंदर उन सभी फाइलों को शो कर देता है जी। डू नॉट इग्नोर एंट्रीज, वो उस एंट्री को इग्नोर नहीं करता है जो कि डॉट से स्टार्ट हुई है। कई बार आपने देखा होगा कि जो फाइल का नाम है उसकी स्टार्टिंग डॉट से होती है, राइट। इसी तरह से कैपिटल ए में ऑलमोस्ट ऑल, तो यहाँ पर है डू नॉट लिस्ट एम्प्लाइड डॉट एंड डबल डॉट। सो हम अप्लाई करके देखते हैं। एल एस स्मॉल ए, तो देखिए इसमें वो सभी फाइलें आ गई जो कि डॉट से स्टार्ट हो रही है। सिंगल डॉट, डबल डॉट ये करेंट डायरेक्टरी और ये पेरेंट डायरेक्टरी। सिंगल डायरेक्टरी को हम बोलते हैं करंट और डबल डायरेक्टरी को बोलते हैं पेरेंट। तो यहाँ पे वो फाइलें भी अवेलेबल हो चुकी है जो कि डॉट से स्टार्ट है, राइट। जबकि आप इसको ऑब्जर्व करें कि एलएस जब सिंपल चलती है बिना पैरामीटर से, तो ये वो फाइलों को शो नहीं करती जो कि डॉट से स्टार्ट है, राइट। तो एलएस डैश ए करते हो तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा फाइलें शो हो जाती है, ऐसी फाइलें जो कि डॉट से स्टार्ट होती है। और यदि आपको ऐसी फाइलें देखनी है जो कि डॉट या डबल डॉट या अंडरस्कोर इन सभी से स्टार्ट हो रही हो, तो वो करने के लिए आपको डैश कैपिटल ए देना होता है, राइट। सो एलएस कमांड के दो पैरामीटर आपने देखे, डैश ए जो कि डॉट से स्टार्ट होने वाली सभी फाइलों को शो कर देता है, डैश कैपिटल ए ये सभी ऑल फाइलें जो कि किसी भी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट हुई हो, उसमें डॉट भी इंक्लूड हो जाता है, उनको भी डिस्प्ले कर देता है। और अगर केवल यूज़र अकाउंट की फाइलें देखनी है कि यूज़र ने कौन कौन सी फाइल और डायरेक्टरीज क्रिएट की है, उसके लिए नॉर्मली आप एलएस कमांड चला के आंसर देख सकते हैं। ओके, यदि यूज़र चाहता है कि जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज उसने बनाई हैं उन सभी फाइल्स और डायरेक्टरी को एक लाइन वाइज वो शो करें, सो एल एस डैश एल, यहाँ पे आपको ये डिटेल शो जाती है। डैश एल मीन्स फाइल्स एंड डायरेक्टरीज की डिटेल्स वन बाय वन लाइन वाइज शो हो जाएगी। तो इस तरह से आउटपुट जनरेट होता है। इसमें पहली फाइल शेल फाइल है, सी फाइल है, सी फाइल है, कई सारी फाइल्स हैं और हर एक फाइल को एक लाइन वाइज यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड है। अब इस पूरी लाइन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 508 हमारे पास फाइल आइडेंटिफाई हुई है जिसके अंदर फाइल्स और डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग का जो डैश पैरामीटर है वो डैश कहलाता है फाइल, एक नॉर्मल फाइल, एक ऑर्डिनरी फाइल। बाकी फिर आर डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे जो डॉट है वो एक्चुअली में एक्स होता है। तो आर डब्ल्यू एक्स, आर डब्ल्यू एक्स ऐसा तीन स्लॉट होते हैं। इसको बोला जाता है परमिशन। आर डब्ल्यू एक्स, आर डब्ल्यू एक्स, आर डब्ल्यू एक्स, ये होता डैश। सो यहाँ पे ये जो डैश है ये कहलाता है ऑर्डिनरी फाइल। हम सभी को अलग अलग नॉमिनक्लेट कर देते हैं, ऑर्डिनरी फाइल। और अगर वहाँ पे डी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो डायरेक्टरी की डिटेल दे रहा है। उसके बाद स्टार्टिंग का जो आर डब्ल्यू एक्स है पहला स्लॉट, ये जो आर डब्ल्यू एक्स है
ये कहलाता है ऑनर के लिए। ऑनर के लिए रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन। रीड के लिए R सिंबल, राइट के लिए W और एग्जीक्यूट के लिए X। तो RWX एक ऑनर के लिए भी होता है, RWX ग्रुप के लिए भी होगा और RWX अदर के लिए भी होगा। तो ये 3 स्लॉट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सेकंड ये RWX होगा और थर्ड ये RWX होगा, राइट। सो सेम ऑनर के लिए इसी तरह से के लिए सेम चीज, रीड के लिए R, राइट के लिए W एंड फॉर एग्जीक्यूट X, RWX। और इसी तरह से अदर के लिए रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट X। सो RWX एंड RWX ऐसे 3 स्लॉट होते हैं। इसका मतलब होता है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। सो पहला स्लॉट है हमारा ऑनर के लिए। Okay, so let's continue. So honor, group and other. So this is the details of honor RWX. Second slot is the detail of group and the third slot is other. यहाँ पे ऑनर का मतलब होता है जो फाइल क्रिएट करता है, जो फाइल को एग्जीक्यूट करता है, वो कहलाता है ऑनर। यहाँ पे ग्रुप का मतलब यह हुआ कि एक ऑनर अपना ग्रुप क्रिएट कर सकता है कि उसके ग्रुप में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, राइट। सो इसको भी परमिशन ऑनर दे सकता है कि कौन कौन पर्सन, कौन कौन स्टूडेंट उसके ग्रुप में हो सकता है जो फाइल को एक्सेस कर सकता है। और इसी तरह से अदर एक सेक्टर होता है, अदर में हम उनको रख देते हैं जो कि ग्रुप का पार्ट नहीं होते, राइट। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे परमिशन सेट करते हैं कि ऑनर को कितनी परमिशन होनी चाहिए, ग्रुप को कितनी परमिशन होनी चाहिए एंड अदर को कितनी परमिशन होनी चाहिए। सो जहाँ यहाँ पे जो अल्फाबेट मिसिंग है वहाँ पे डैश का मतलब उसको अवेलेबल नहीं है, राइट। तो आप देख सकते हैं टर्मिनल पे जो डिटेल आई थी, हम इसमें एक सिंगल फाइल को लेके चलते हैं। लेट्स सपोज
12.sh हम पहली फाइल को लेके चलते हैं, राइट। स्क्रीन में क्लियर कर देता हूँ, ls-l 12.sh। तो एक सिंगल फाइल की डिटेल आप लाइन वाइज अगर अचीव करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से डायरेक्ट फाइल का नाम स्पेसिफाई करना होता है। और अगर आप फाइल का नाम मेंशन नहीं करते हैं तो डायरेक्टली वो उस वर्किंग डायरेक्टरी से उन सभी फाइलों को डायरेक्टरी को पिक कर लेता है और उसको एक लाइन वाइज डिटेल शो कर देता है। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इस पूरे पैरामीटर को समझना चाहते हैं कि ये डिटेल क्या है। तो हमने एक पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे पैरामीटर में पास कर दिया है और उस फाइल के पैरामीटर्स में कई सारी डिटेल्स हैं। तो स्टार्टिंग पैरामीटर है डैश, ये बताता है ऑर्डिनरी फाइल। RWX फर्स्ट स्लॉट ये बताता है ऑनर की परमिशन। तो ऑनर की परमिशन में ऑनर कैन रीड द फाइल, ऑनर कैन राइट द फाइल, ऑनर कैन नॉट एग्जीक्यूट द फाइल, राइट। अदर, इसमें जो ग्रुप है, ग्रुप के लिए केवल R सिंबल गिवन है। इसका मतलब कि ग्रुप केवल फाइल को रीड कर सकता है, वो राइट और एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। इसी तरह से अदर में केवल R मेंशन है, बाकी दोनों अल्फ़ाबेट के लिए डैश डैश गिवन है, राइट। तो इसमें R डैश डैश मतलब अदर भी केवल रीड कर सकता है, वो राइट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, राइट। तो ये है हमारी परमिशन, राइट। मोड बोलते हैं इसे, एक्सेसिंग मोड। सो RWX हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऑनर के परमिशन बदल सकते हैं, ग्रुप के परमिशन बदल सकते हैं और अदर की परमिशन भी बदल सकते हैं। उसके लिए कमांड होती है चेंज मोड। इसमें भी हम सपोज 777 सभी यूज़र को फुल परमिशन अगर देना चाहें तो हम इस तरह से दे सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको रूट यूज़र होना ज़रूरी है। स्विच यूज़र, SU एक कमांड है, स्विच यूज़र SU स्पेस रूट। रूट से आपको लॉगिन होना पड़ेगा। और जब आप रूट से लॉगिन करते हो प्रॉपर क्रेडेंशियल के साथ, तो यहाँ पर हैज़ सिंबल आ जाता है। हैज़ सिंबल स्पेशल रूट यूज़र के लिए अवेलेबल है, लिनक्स कर्नल के लिए। लिनक्स कर्नल स्पेशल यूज़र जो कि रूट यूज़र है, जो सारे काम कर सकता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर की पावर है, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, हटा सकता है, डेट एंड टाइम चेंज कर सकता है, किसी भी यूज़र की फाइल को डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है। ऐसा यूज़र कहलाता है रूट यूज़र, जो फुल एडमिन पावर रखता है। तो यदि आप नॉर्मल यूज़र डॉलर से स्विच यूज़र में एंटर करना चाहते हैं तो आपको SU कमांड फायर करनी होती है। सो स्विच यूज़र स्पेस रूट, यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। इफ़ यू आर वैलिड यूज़र, यू नो द पासवर्ड ऑफ रूट, जस्ट पुट एंटर। सो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप रूट यूज़र से लॉगिन। और हैज़ सिंबल इस चीज़ का सिंबॉलिक वे होता है कि आप रूट यूज़र बन चुके हो। किसी भी फाइल का मोड चेंज कर सकते हो, एक्सेस परमिशन चेंज, फिर से परमिशन .sh फाइल की परमिशन। तो देखिए यहाँ पर एक मेल भी आपको आएगा। रूट नंबर जो लॉगिन नंबर 1 है, उसका जो मेल अकाउंट है लिनक्स मशीन पर है ना, आपका जीमेल वाला नहीं। सो लिनक्स मशीन पर जो उसका मेल अकाउंट है, वहाँ पर एक मेल आया है कि इसने इस फाइल का परमिशन बदला है। और अगर परमिशन बदली है तो इसको आप समझ लो, RWX का मतलब है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 4, W का यहाँ पे एक नंबर असाइन होता है, उसका मीनिंग है 2, और X के लिए असाइन है 1। तो 4 + 2 + 1 इस तरह से 7। तो यदि हम टोटल 7 दे देते हैं तो ऑनर के लिए भी 7 हो गया, के लिए भी 7 हो गया, और अदर के लिए भी 7 हो गया। राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन हम ऑनर, ग्रुप और अदर को दे चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 7 का मतलब, राइट, ये परमिशन नंबर है। रीड की परमिशन
परमिशन के लिए 4 मेंशन है और राइट के परमिशन के लिए 2 और एग्जीक्यूट के परमिशन के लिए 1। सो हमने यहाँ पे भी यही काम किया है, हमने 777 12.sh फाइल को एलोकेट कर दिया। अब हम इसको फिर से कमांड चला के चेक करते हैं, ls-l 12.sh। अब आप देखिए पहले परमिशन किस तरह से थी, r-r-r-r-, बट अभी परमिशन बदल गई है rwx rwx rwx। तो आप इस तरह से परमिशन बदल सकते हैं। यदि आप सपोज 644 रखना चाहते हैं तो आप एंटर करो, फिर से इस फाइल की परमिशन बदल गई, और फिर से यदि आप ls करके देखते हो तो फिर से यहाँ पे आप परमिशन देख सकते हैं कि ऑनर को आपने एक लिमिटेड परमिशन दे दी है, ग्रुप को एक परमिशन दे दी है और अदर को एक लिमिटेड परमिशन दे दी है। राइट, सो ये है ls कमांड के एट्रीब्यूट। अब आप कई सारे पैरामीटर्स को ls कमांड के साथ चला सकते हैं। मैंने आपको मैनुअल भी दिखा दिया है कि ls कमांड के मैनुअल में कितने सारे पैरामीटर्स होते हैं। ब्लॉक साइज अगर देखना है, आइनोड नंबर देखना है तो भी हम देख सकते हैं। तो मैं और एक दो पैरामीटर आपको चला के दिखाता हूँ। ls-i यदि मुझे देखना है 12.sh फाइल का, तो ये मुझे इस 12.sh फाइल का एक आइनोड नंबर दिखाता है। 6 to 7 डिजिट में ये नंबर जनरेटेड होते हैं। आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है यूनिवर्सिटी। इसी तरह से लिनक्स का कर्नल भी उस फाइल के लिए एक नंबर एक पर्टिकुलर फाइल के लिए बहुत यूनिक होता है। तो फाइल एंड डायरेक्टरी इन सभी के लिए लिनक्स कर्नल एक आइनोड नंबर जनरेट करता है। आइनोड नंबर बोलते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। डे आई पैरामीटर से आइनोड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर हर इंडिविजुअल फाइल के लिए कर्नल एक आइनोड नंबर करता है। तो उसको भी हम देख सकते हैं कि उसको कौन सा नंबर प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह से उसकी साइज यदि हमें देखना है तो बाइट वाइज कितने कैरेक्टर्स है, तो 12.sh ये उसके बाइट की डिटेल आएगी। आइनोड की डिटेल आ गई। ओके, सेकंड है हमारे पास कमांड डेट। डेट कमांड यूज फॉर डिस्प्लेइंग डेट एंड टाइम रनिंग ऑन सर्वर। जो भी सर्वर मशीन पर डेट और टाइम रनिंग है उसको यदि हमें डिस्प्ले करना है तो डेट कमांड अप्लाई करनी होती है। सिंटेक्स डेट आपको स्मॉल में लिखना होता है। सो DAT जैसे आप एंटर करोगे जनवरी 1, ये सर्वर की अभी जो डेट एंड टाइम है वो गड़बड़ है, तो उसको जब हम सेट कर देंगे तो यहाँ पे प्रॉपर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो सर्वर मतलब जो डेट एंड टाइम है वो सर्वर मशीन का है, न कि आपकी मशीन का। ओके, डेट एंड टाइम में भी कई सारे पैरामीटर्स हैं, उसका भी आप मैनुअल देख सकते हैं। मैनुअल ऑफ डेट -d आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले टाइम डिस्क्राइब बाय स्ट्रिंग f यूज़ कर सकते हैं, r यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा पैरामीटर यूज़ होते हैं परसेंटेज सिंबल के साथ। यदि आप परसेंटेज सिंबल के साथ a लगाते हो तो वीक डे का नेम इस तरह से एब्रीवेटेड फॉर्म में आता है। सो स्मॉल a परसेंटेज के साथ यदि आप स्मॉल a यूज़ करते हैं
तो जैसे आज का जो भी दिन है उसका एब्रीवेशन इस तरह से आ जाएगा। सो परसेंटेज ए हम लोग यूज़ करके देखते हैं हमारे टर्मिनल पे। डेट कमांड प्लस परसेंटेज ए, तो सर्वर मशीन पर जो भी डे चल रहा होगा उस डे का स्टार्टिंग 3 कैरेक्टर एब्रीवेट फॉर्म में डिस्प्ले हो जाता है। और इसी तरह से यदि हम कैपिटल ए कर दें तो कंप्लीट डे पता चल जाएगा कि आज कौन सा दिन है सर्वर मशीन पर। सो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स है, आपको डेट के बाद स्पेस देना है प्लस परसेंटेज और फिर वो अल्फ़ाबेट। इसी तरह से मैनुअल आप देखते जाएं और जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सभी को एक एक बार अप्लाई करें। सो यहाँ पे जो बी है वो बता देता है मंथ का एब्रीवेटेड नेम। स्मॉल बी दोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से उसका एब्रीवेशन आ जाता है। और अगर पूरा कंप्लीट नेम आपको डिस्प्ले करना है मंथ का तो कैपिटल बी। इसी तरह से डेट एंड टाइम आपको इस फॉर्मेट में देना है तो इस परसेंटेज सी, स्मॉल सी। और सेंचुरी आपको बदलना है तो यहाँ पे आपको यदि केवल लास्ट 2 डिजिट में सेंचुरी दिखे, राइट, तो जैसे 2005 है तो 20 सेंचुरी है, तो केवल आप सेंचुरी देखना चाहते हैं तो कैपिटल सी परसेंटेज के साथ। केवल डे ऑफ मंथ देखना है, कौन सा मंथ चल रहा है, तो आपको लिखना होगा परसेंटेज डी। तो अगर सपोज जनवरी है तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, फर्स्ट मंथ है। थर्ड मंथ है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च अगर चल रहा है तो थर्ड 3 प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। या फिर आप इसको एम डी वाई, जो एम एम डी डी वाई वाई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कैपिटल डी से प्रिंट कर सकते हैं। सो मैं एक पैरामीटर और आपको चला के बता देता हूँ। कैपिटल डी डेट कमांड को हम प्लस परसेंटेज कैपिटल डी, तो 111 दैट इज एम एम डी डी वाई वाई, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट डेट, इस तरह से। और फुल डेट यदि हमें शो करनी है तो यहाँ पे आप कैपिटल एफ दे सकते हैं, पर यहाँ पर जो होगा ईयर पहले शो होगा। ये फॉर्मेट कैपिटल एफ का, ईयर, मंथ, डेट, कौन सा ईयर रनिंग है, कौन सा मंथ रनिंग है और कौन सी डेट रनिंग है। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स है। मैनुअल कमांड हमारे लिए हेल्प के लिए है, आप उस कमांड्स का मैनुअल चेक कर सकते हैं कितने पैरामीटर्स और किस पर्पस से वो पैरामीटर चलते हैं, वो आप यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर सकते हो, 1 बाय 1 अप्लाई कर सकते हो। और फिर आप अपने हिसाब से उस डेट के आंसर को कस्टमाइज वे में निकाल सकते हैं कि हमें किस तरह का फॉर्मेट चाहिए। सो इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कि हमें अलग पैटर्न में डेट प्रिंट करना है, हमें बोला गया कि एम एम डी डी वाई वाई के बेस पे प्रिंट करो, या वाई एम डी वाई वाई एम एम डी डी के बेस पे प्रिंट करो, या मंथ का केवल एब्रीवेटेड फॉर्मेट आए ऐसा प्रिंट करो। सो हमें उस समय सोचना होगा कि हमें कमांड्स में कौन से पैरामीटर अप्लाई करने हैं। सो लिनक्स में सीखने वाली बात यही होती है कि कौन से ऑप्शन से क्या हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे कस्टमाइज वे में आता है। सिंपल ये नहीं पूछा जाएगा कि डेट कमांड चला के उसका आउटपुट दिखाइए। यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि डेट कमांड आपको चलाना है और इस फॉर्मेट में आपको डेट प्रिंट होनी चाहिए। जैसे सपोज आज है 7 जून, और जून का एब्रीवेटेड फॉर्म आना चाहिए और मुझे सेंचुरी इस तरह से शो होनी है। सो 7 जून 2021, यदि इस तरह का मुझे आंसर चाहिए तो आपको डेट कमांड के साथ पैरामीटर को किस तरह से सेट करना है। तो ये हमें लिनक्स कमांड बहुत बेटर तरीके से उसको कस्टमाइज करने के लिए सिखाती है कि आप अलग अलग पैरामीटर को प्रॉपरली यूज़ करो तो आप अपना जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट है वो ले सकते हैं। सो ये थी डेट कमांड, राइट। थर्ड कमांड है हमारे पास WHO। WHO का मतलब होता है
कि कितने यूज़र करेंटली लिनक्स सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। टेलनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करके कितने यूज़र लिनक्स सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। जितने भी यूज़र यूज़ कर रहे हैं उनके डिटेल हु कमांड का आंसर होगा। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पर ज़्यादा यूज़र नहीं है, केवल एक ही यूज़र है और वो है मेरी मशीन। तो हु का आउटपुट में केवल एक ही रिकॉर्ड आया है जिसमें आईपी एड्रेस है 192.168.1.47, जो कि मेरे पीसी का आईपी एड्रेस है। मैं आपको अपना आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ, ये रहा 47। सो 192.168.1.47, इसका मतलब एक ही पीसी उस लिनक्स मशीन को यूज़ कर रहा है। जो भी डेट एंड टाइम है वो सर्वर का यहाँ पे शो हो जाएगा और सर्वर पर हर एक यूज़र को एक टर्मिनल एलोकेट होता है और उस टर्मिनल का एक नाम होता है और एक नंबर होता है। सो एक सिंगल यूज़र है, फर्स्ट यूज़र है, तो उसको टर्मिनल नंबर 0 और टर्मिनल का नाम PTS, राइट। और जो 1 है वो है यूज़र अकाउंट। यूज़र अकाउंट 1 को PTS टर्मिनल प्रोवाइड किया गया है जिसका नंबर है 0। इस डेट और टाइम पर उसने लॉगिन किया था और उसको टर्मिनल प्रोवाइड किया गया था, और जिसको टर्मिनल प्रोवाइड किया गया है वो आईपी एड्रेस है 47। सो ये हु कमांड का एक कंप्लीट आउटपुट होता है। ऐसे अगर सपोज 50 यूज़र उस समय लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ करके लिनक्स मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो 50 यूज़र की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। सो हु कमांड का आउटपुट होता है करेंटली कितने यूज़र लॉग्ड इन है उन सबको शो करना। यूज्ड फॉर लिस्टिंग नंबर ऑफ यूजर्स करेंटली लॉग्ड इन विथ सर्वर, राइट। फोर्थ है कैलेंडर, यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग ईयर एंड मंथ फॉर गिवन रिक्वेस्ट। जैसा भी हम रिक्वेस्ट देते हैं, हमें 2019 का फर्स्ट मंथ का कैलेंडर शो करना है, तो हम ये पैरामीटर कस्टमाइज कर सकते हैं और हम अपने आंसर को भी देख सकते हैं। सो देखते हैं कैलेंडर कमांड। अगर मुझे सपोज करंट मंथ है जून 6 और 2021, सो ये इस मंथ का कैलेंडर शो हो गया है। जैसे आज 2021 7th, इस तरह से आप मंथ बदल सकते हैं, सेंचुरी बदल सकते हैं। तो मंथ का जो पैरामीटर है वो 1 से लेकर 12 तक आप दे सकते हैं। इनवैलिड नहीं दे सकते, इनवैलिड में वो समझ नहीं पाएगा। इलीगल मंथ वैल्यू, तो मंथ क्योंकि 1 से 12 होते हैं तो आपको 1 से 12 के बीच में ही देना है। इसमें 1 और 12 इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सेंचुरी 2021 मतलब 2999, ये इसका लिमिटेशंस है। आप प्रीवियस सेंचुरी भी देख सकते हैं, जैसे सपोज 10th मंथ का 1990, तो इसका कैलेंडर यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह से आप पूरे ईयर का भी डायरेक्टली देख सकते हैं कि सपोज 2021 का टोटल 12 मंथ का कैलेंडर बताइए, तो इस तरह से पूरे 12 मंथ का कैलेंडर शो हो जाता है। तो अगर हम मंथ स्पेसिफाई ना करें तो टोटल 12 मंथ का कैलेंडर शो कर देगा, और अगर हम स्पेसिफिक मंथ या स्पेसिफिक ईयर देना चाहें तो भी हम आसानी से दे सकते हैं। 5th मंथ का 2000 ईयर का 5th मंथ का कैलेंडर यहाँ पे शो हो गया। सो कैलेंडर कमांड शो करती है लिनक्स सर्वर पर जो भी डेट एंड टाइम सेट है, ईयर सेट है, उस बेस पर कैलेंडर को शो करना। इसमें मंथ और ईयर दो पैरामीटर होते हैं। मंथ स्पेसिफाई करता है 1 से लेकर 12 तक, यदि आप इसके अंदर देते हो तो वैलिड मंथ होगा। ईयर में आप जो भी सेंचुरी देते हैं उस पर्टिकुलर सेंचुरी के बेस पर उस मंथ का कैलेंडर डिस्प्ले हो जाता है। ओके, PS कमांड, कमांड नंबर 5 से हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलाते हैं। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। तो आज आपको पता चला होगा कि किस तरह से हम विंडो मशीन पर लिनक्स मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। लिनक्स मशीन हमारी कहीं और एग्जिस्ट करती है, हो सकता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो, या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी दूसरी कंट्री में हो।
तो पॉसिबल है, उसका नेटवर्क से वो कनेक्टेड होना ज़रूरी है। नेटवर्क से अगर वो कनेक्टेड है तो आप आईपी के बेस पर उसको टेलनेट प्रोटोकॉल से एक्सेस कर सकते हैं। और टेलनेट प्रोटोकॉल से जब आप एक्सेस करते हो तो क्लाइंट मशीन और सर्वर मशीन दोनों एक्टिवेट होनी चाहिए, दोनों प्रॉपर ओके होनी चाहिए। तो रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पांस जनरेट होता है, रिस्पांस के तौर पे हमें एक टर्मिनल प्रोवाइड होता है। इस टर्मिनल को बॉर्नेट शेल बोलते हैं, और बॉर्नेट शेल का जो सिंबल है वो है डॉलर। क्योंकि अभी हम रूट यूज़र से काम कर रहे हैं तो ये हैश सिंबल है, अदरवाइज ये डॉलर प्रॉम्प्ट होता है, राइट। तो फिर हम यहाँ पे किसी भी तरह के कमांड्स हम लिनक्स से प्रोसेस करके बुलवा सकते हैं। तो इसी को हम कमांड इंटरप्रेटर बोलते हैं। दैट मीन्स कमांड को यूज़र से लेगा और इनपुट के तौर पे और आउटपुट के तौर पे उसको डिस्प्ले कर देगा। तो यही कमांड इंटरप्रेटर का काम भी होता है। और फिर यहाँ से यदि हमें लॉग आउट होना है तो आपको पहले एग्जिट करना होगा। इस तरह से हम डॉलर पर आ गए। रूट यूज़र के बाद पहला एग्जिट करते हैं तो सभी जॉब्स स्टॉप हो जाती हैं, और फिर सेकंड एग्जिट करते हो तो आप डॉलर पर आ जाते हैं, राइट। और इस तरह से एग्जिट होने के बाद एक कमांड होती है init 6। ज़ीरो। फाइन। फिर यहाँ से आप इसको डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो, तो ये शेल यहाँ पे क्लोज हो जाती है। वापस आप अपने विंडो मशीन पर आ चुके हो। तो फर्स्ट सेशन में मैं इतनी कमांड रखता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और आगे बढ़ते हैं ताकि आप फैमिलियर हो लिनक्स मशीन से, किस तरह से लिनक्स मशीन आपको कमांड का एग्जीक्यूशन, आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करके प्रॉम्प्ट पे रिटर्न करती है। सो थैंक यू सो मच।